बाकी के 9 हैं वो क्या कहलाएंगे? तंग जो है उनको क्या कहा जाएगा? आत्मनेपद। आत्मनेपद। उनकी आत्मनेपद संज्ञा होगी, ठीक है ना। ये क्या वही कह रहे हैं, पूर्व संज्ञा का यह क्या है? पूर्व संज्ञा अपवाद। ये जो पूर्व जो संज्ञा हुई है ना आपकी परस्मैपदो संज्ञा का अपवाद है। अपवाद है मतलब वो 18 के 18 की आपके परस्मैपद संज्ञा कर रहा है ना। और इसने 18 में से अंतिम के जो 9 हैं उनकी कौन संज्ञा कर दी? आत्मनेपद संज्ञा कर दी। अर्थात अंतिम वाले 9 की आत्मनेपद संज्ञा और पूर्व वाले 9 की क्या बची फिर? परस्मैपद संज्ञा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब आती है बात आपकी, जैसे मान लीजिए आपके सामने धातु आती है तो आपको तो कैसे पहचानेंगे आपकी आत्मनेपदी से या परस्मैपदी प्रत्यय करने? हमें धातु से आत्मनेपदी प्रत्यय करने या परस्मैपदी प्रत्यय करने आप जानेंगे कैसे? क्यों पंडित जी? देखिए 3 कंडीशन में बात चलेगी। कितनी कंडीशन में बात चलेगी? 3 में। एक आत्मनेपद, दूसरा उभयपद। उभयपद बोले तो आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों, ठीक है ना। उभयपद और तीसरा परस्मैपद, ठीक है पंडित जी। आत्मनेपद कब होगी धातु? धातु से आत्मनेपदी प्रत्यय कब आएंगे? तो कह रहे अनुदात्त धातु आत्मनेपदम स्यात्। धातु यदि अनुदात्तित होगी, अनुदात्तित मतलब जब उसमें ये वाली चिन्ह होगी, है ना, और इस चिन्ह के साथ में उसकी संज्ञा हुई होगी, जिस अच में ये चिन्ह है उसकी संज्ञा यदि हो जा रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा इसी धातु को? क्या नाम होगा उसका पंडित जी? अनुदात्तित, है ना। है अनुदात्तित कहते हैं उसको, है ना। क्या कहते हैं उसको? अनुदात्तित। तो कह रहे हैं हाँ अनुदात्तित, और जिसके नकार की संज्ञा हुई हो। किसकी संज्ञा हुई हो? नकार की, अर्थात अनुदात्त अच की और न की इत संज्ञा यदि हुई हो तो वो क्या कहलाएगा? उससे कौन प्रत्यय होते हैं? आत्मनेपदी प्रत्यय होते हैं। बात समझ में आ गई? आत्मनेपदी प्रत्यय होते हैं। अब बात आई उभयपदी पे। उभयपदी वाली बात क्या करें? बोले स्वरित कर्तृप्राये क्रिया फले। बोले स्वरित अच की, है ना। स्वरित अच की, ऐसा वाला जो खड़ी मात्रा होती है ना, इस अच की यदि संज्ञा हुई है, या यकार की संज्ञा हुई है ना, य की यदि संज्ञा हुई है, ठीक है। बात समझ में आई? तो धातु से कौन प्रत्यय होते हैं पंडित जी? धातु से आपके आत्मनेपदी प्रत्यय भी होते हैं और परस्मैपदी प्रत्यय भी होते हैं। अर्थात धातु कैसी होगी? आपको कैसा होगा? आपका उभयपदी कहलाएगी। क्या कहलाएगी वह? उभयपदी कहलाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? और इन दोनों से अतिरिक्त अनुदात्तंगित और ञित और स्वरितेत और ञित से अतिरिक्त जो बचा वो सब किस में आ जाएगा फिर? परस्मै पद में। बात समझ में आ गई? ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है सबको? आ गई है सर। आ गया भैया। जिसको नहीं समझ में आया वो दोबारा पूछ सकता है, ठीक है ना। ठीक है। जी भैया। तो अभी एक बार दिखा दूं मैं आपको, देखो कैसे आप आत्मनेपद और परस्मैपद का विधान करेंगे वहां पे धातुओं में, है ना। देखिए दिख रही है आपको ये धातुएं? धातुएं दिख रही है आपको? जी भैया। तो देखिए क्या किया यहाँ पे। चलिए यहाँ से देख लीजिए।
या समझ में आ जाएगा। क्या है? शान तेजने, है ना? तो क्या है धातु? देखिए शान तेजने में आपका ये अनुनासिक अच्छा है कि नहीं? इसमें नाम है अ, नौ में अ है ना, और न का अ कैसा है? अनुनासिक है ना, अनुनासिक धर्म वाला है। क्यों जी? और कैसा है? देखिए स्वरित ऊपर एक खड़ी मात्रा लग रही है ना, जी भैया। है? तो वो अच कैसा है? स्वरित अच है ना। उसकी इत संज्ञा जब आप करेंगे उपदेश अनुनासिक से, तो वो कैसा हो जाएगा? स्वरित हो जाएगी ना धातु। धातु कैसी हो जाएगी शान तेजने? स्वरित। स्वरित हो जाएगी ना। स्वरित होने से कौन सूत्र लगेगा आपका प्रत्यय करने के लिए? स्वरित कर्तृभिप्राये क्रियाफले, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? उससे आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों प्रकार के प्रत्यय होंगे। आत्मनेपदी होंगे तो श्री सांसति, है ना, और जब परस्मैपदी होंगे तो श्री सांसते। ठीक है ना? ठीक है पंडित जी। ऐसे ही शानयति और शानयते। अब देखिए टुभ्राश्रय दीप्तों पे आ जाओ। टुभ्राश्रय दीप्तों कैसी है? देखिए अनुदात्त है कि नहीं? अनुदात्त का चिन्ह लगाए ना नीचे, ये अनुदात्त का चिन्ह लगाए ना नीचे। जी भैया। देखिए अनुदात्त का चिन्ह है ना नीचे। तो और अनुनासिक से भी ये संज्ञा करोगे तो ये धातु कैसी होगी? तो भ्राश्री अनुदात्तित होगी ना। अनुदात्तित होती कौन प्रत्यय की बात आएगी इससे? अनुदात्तंगित आत्मनेपद। आत्मनेपदम। तो देखिए आत्मनेपदम आत्मनेपदी प्रत्यय हुए, भ्राश्यते बना है आपका, भ्राश्यते और भ्राश्यते नहीं बना है। क्यों जी? ऐसी तो भ्लाश्रदीप तो भी कैसी अनुदात्तंगित है, देखो तो उससे भी भ्लाशते भ्लाश्यते बना है ना। अब आ जाओ भ्रमु चलने पे, तो देखो ना तो ये अनुदात्त है ना स्वरित है, ना तो इसमें नीचे ऐसी मात्रा लगी है और ना ऊपर ऐसी मात्रा लगी है। लगी है कहीं? नहीं लगी है। ना स्वरित है ना अनुदात्त है, तो इससे कैसे प्रत्यय होंगे? शेषात कर्तरी परस्मै पदम, तो भ्रमति बना है। भ्रमति बना है। ठीक है बेटा, जी भैया। समझ में आ गई ना बात? अभी कैसे पहचानना पता पड़ गया ना सबको? क्यों जी? सर सर एक बार सबको जरा पता फिर पड़ से गया ना बता दीजिए सर, एक बार सर जी? फिर से लीजिए। हाँ देखिए हमारे पास चिन्ह होते हैं उदात्त अनुदात्त और स्वरित के, है ना। तो उदात्त का तो कोई चिन्ह होता नहीं है, हम लोग जानते हैं, है ना। केवल अनुदात्त का चिन्ह होता है और स्वरित का चिन्ह होता है। ये चिन्ह जो है ये वाला ऐसा वाला नीचे जो आपको ऐसा दिखाई देगा, ये जो चीज दिखाई दे रही है ये अनुदात्त का चिन्ह है ना। ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ऐसी नीचे गिरी हुई मात्रा जो है वो अनुदात्त का चिन्ह होती है, और ऊपर खड़ी मात्रा ऐसे आती है यदि, तो उदात्त वो स्वरित का चिन्ह होती है। ठीक है। तो जब भी धातु धातु में अनुदात्त अच की ऐसी खड़ी हुई गिरी हुई मात्रा की यदि अच जो है उसकी संज्ञा जब होगी, तो आपके कौन प्रत्यय होंगे? उससे आत्मनेपदी प्रत्यय होंगे, है ना। और आवाज आ रही मेरी भाई? जी यार जी जी हाँ सर। आत्मनेपदी प्रत्यय होंगे। और जब ऐसी जो खड़ी मात्रा है ये उस अच की संज्ञा होगी, जैसे शान तेजने में है, शान तेजने में आकार की संज्ञा की है आपने, तो उससे उभयपदी प्रत्यय होंगे। ठीक है ना। उभयपदी मतलब वो आत्मनेपदी भी होगी और परस्मैपदी भी होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? जी सर। जी क्लियर हुई सबको अभी? तो आप लोग देख के अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। जैसे देखो श्री गतव है अनुदात्त है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं हुआ है? संज्ञा नहीं होती है ना। श्री को धाव आदेश होता है, धावती बन जाता है। दान को यच्छ आदेश हो जाता है। ये तो आपका सूत्र है, आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक। गमलरी गतव देखिए, गमलरी गतव ना तो ये इसमें जो रिकार है ना तो वो अनुदात्त है और ना ही वह स्वरित है। स्वरित है, कैसा भी नहीं है वो। तो शेषात कर्तरी परस्मै पदम से क्या होगा? उससे परस्मै पदी प्रत्यय होगा, है ना। लशकांतों में देखो स्वरित है, तो स्वरित होने के कारण स्वरित कर्तरी प्राय क्रिया फले से क्या होगा? उभयपदी प्रत्यय हो जाएंगे उससे। एक बार लश्यति बनेगा, एक बार लश्यते बनेगा। ठीक है। लशति लशते लश्यति लश्यते। ठीक है पंडित जी, जी जी भैया। सबको समझ में आ गया ना अभी?
इस कंडीशन में कौन से प्रत्यय होंगे? बोलो जी। जी सर। आगे भैया। तो ये बात तो हुई आपकी। अब चलिए पहले मैं आपको विसंज्ञा करने वाले सूत्र बता देता हूं, उसके बाद तदनंतर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है? लिखे थे ना वो। चलो दोबारा ही लिख देते हैं। सोइएगा नहीं, बात समझ में आ रही है? सर जी भैया। चलो। संज्ञा प्रकरण, ठीक। सबसे पहला सूत्र है कौन सा? उपदेशे अनुनासिक। उपदेशे अनुनासिक इत। क्या कहता है ये? बोले उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की क्या होती है पंडित जी? इति संज्ञा होती है महोदय। इति संज्ञा। अच की इत संज्ञा होती है ना? अब ये उपदेश अवस्था क्या है? तो जो भगवान पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के प्रथम कर्तृक उच्चारित जो वर्ण हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं उनको, है ना? वही उपदेश है आपके। धातु सूत्र गणनादि वाच्य लिंग अनुशासन आगम प्रत्यादेश उपदेश प्रकृतिता। तो उस उपदेश अवस्था में चाहे वो सूत्र है, चाहे धातु है, चाहे गण है, चाहे उणादि कोश है ना, कुछ भी है, वो सूत्र है, कुछ भी है, तो उसको सबको उपदेश कहा जाएगा। तो उस अवस्था में जो भी अनुनासिक अच होगा आपका, अनुनासिक जानते हैं ना? अच के दो धर्म होते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक, है ना? अनुनासिक मतलब ऐसे चंद्रबिंदी, है ना? और अनुनासिक मतलब बिना चंद्रबिंदी वाला, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो जो अनुनासिक अच है उसकी कौन संज्ञा होती है? कौन संज्ञा होती है उसकी? इति संज्ञा। इत संज्ञा। इत संज्ञा होती है। जैसे धातु आपके सामने आई थी अभी, आपने देखा गुहु संवरणे, है ना? ऐसी धातु आई थी ना अभी आपके सामने, गुहु संवरणे। अब धातु कैसी है देखो, अनुनासिक अच है कि नहीं उकार में? अकार परवर्ती जो कार्य वो अनुनासिक है ना? जी। क्यों जी? तो उसकी क्या होगी? उसकी इत संज्ञा किससे होगी? उपदेशे अनुनासिक। उपदेश अनुनासिक, है ना? अर्थात अनुनासिक अच जो भी होगा, जो भी अनुनासिक धर्म वाला अच होगा, उसकी संज्ञा कौन करेगा? किसके पास दायित्व है उसकी संज्ञा करने का?
जैसे अजरनासिक उपदेश अजन्नासिक के पास में, इसके पास राइट है कि जाकर के उसकी संज्ञा कर देगा। ठीक है, अब उसका फल क्या है तो आगे बताएंगे। जब भी कोई संज्ञा होती कोई ना कोई उसका फल होता है, तो उसका फल क्या है ये हम आपको आगे बतला देंगे। ठीक, ठीक है पंडित जी। चलिए अग्रिम सूत्र आता है आपका कौन? हलन्त्यम। अग्रिम सूत्र कौन है? हलन्त्यम। क्या कहता है पंडित हलन्त्यम? यही उपदेश अवस्था वाली बात करेगा, उपदेशे जन्त्यम हलि, है ना? उपदेश अवस्था में अंतिम हल की क्या होती है? इति संज्ञा होती है महोदय। अंतिम हल की संज्ञा कौन करता है पंडित जी? आपका हलन्त्यम करता है। जैसे आपका है धातु डुप चषप आके, तो डुप चषप में शकार की संज्ञा देखो अंतिम हल है कि नहीं? अच तो नहीं है ना इसके बाद में, अंतिम हल है ना? बोलो। जी जी सर यही है। करेगा, यही करेगा आपका अंतिम हल की संज्ञा। ठीक है ना? अब उपदेश अवस्था की बात कही तो चाहे वो धातु हो, चाहे सूत्र हो, चाहे कुछ मतलब कुछ भी हो, मतलब सब कुछ ले लिया उन्होंने उपदेश का मतलब, है ना? सूत्र मतलब आपका धातु है, चाहे प्रत्यय है, चाहे कुछ भी है, अंतिम हल है तो उसकी संज्ञा होगी। ठीक है, हलंत्यम को आप नहीं रोक पाएंगे। बात समझ में आ गई? जी महोदय। आगे आता है वार्तिक, आगे आता है वार्तिक। ईर संज्ञा वाच्य। क्या कहता है यह वार्तिक पंडित? वार्तिक है ये ना? क्या कहता है वार्तिक? कह रहे धातु में स्थित ईर की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। बात समझ में आ गई? जैसे धातु बोली अपनी, क्या है धातु आपकी? विजीर प्रेक, है ना? छिदीर द्वैधिकरणे, विजिर है, छिदीर है ना? है क्या नहीं? देखो आपको इनमें ईर दिखाई दे रहा है ना? शुचिर है, सब में ईर दिखाई दे रहा है ना? विजीर, छिदीर, शुचिर, सब में ईर आ रहा है ना अंतिम में? जी क्यों पंडित जी? सब में ईर आ रहा है ना? जी तो इनकी संज्ञा कौन करेगा? इन सबकी संज्ञा कौन करेगा? ये वार्तिक ईरित ईर संज्ञा वाच्य, है ना? आगे एक और सूत्र है, अग्रिम सूत्र क्या है? न विभक्तौ तुस्माः, ये निषेध करने वाला है। ये क्या कहता है पंडित? ये कहता है विभक्ति में स्थित कौन कौन? तू यानी सवर्ग, स मतलब सवर्ग, वो सवर्ग करो स, और म मतलब मकार। म की इत संज्ञा नहीं होती। ठीक है पंडित जी, है ना? चाहे वो अंतिम हल के रूप में विद्यमान हो, चाहे ईर के रूप में कैसे भी विद्यमान हो, उनकी संज्ञा आप नहीं कर सकते यदि वे विभक्ति के हैं तो। ठीक है, अब विभक्ति किसे कहा जाता है? विभक्ति कहते किसको है? तो आपने पढ़ा होगा सुप तिंगो विभक्ति संज्ञा, सुप और तिंग। तिंग मतलब ये जो आपके भी प्रत्यय पढ़े ना आपने 18, ये जी सुप प्रत्यय 21 और तिंग प्रत्यय 18, सुप प्रत्यय 21 और तिंग प्रत्यय 18, इन दोनों की ये जिसके अंतिम में आ जाए उनकी विभक्ति, उनका नाम विभक्ति पड़ जाता है। ठीक है ना? सुप तिंगो विभक्ति संज्ञा, सुप और तिंग को विभक्ति कहते हैं।
ठीक। तो यदि इनसे संबंधित शुभ और तिंग से संबंधित यदि तवर्ग सकार मकार हैं तो उनकी संज्ञा नहीं होगी, चाहे हलंत्यम आ जाए चाहे कोई भी आ जाए। बात समझ आ गई जी जी सर। सबको? जी महोदय। अग्रिम सूत्र जी क्या है भैया। पंडित? आदि टोडवा क्या है? आप आदिर टोडवा क्या सूत्र है, बोलिए एक बार। आदि ये दो डब्बा। हाँ, धातुओं के आदि में स्थित किस किस की पंडित जी? ही की, है ना, टू की, और किसकी पंडित? डू की, है ना। की महोदय। नी टू डू, है ना। इनकी क्या होती है पंडित, इन तीनों की? इति संज्ञा होती है। इत संज्ञा होती है। बात समझ में आ गई? जी ठीक है। महोदय। जैसे धातु है आपकी तो नदी समृद्ध, क्या धातु है? तो नदी समृद्ध। तो नदी समृद्ध, है ना। दो क्रिया करणे, तो टू नदी में देखो टू की संज्ञा किससे होगी? आदृंगी टूडवा से। प्रत्यय धातु के आदि में टू है ना, उसने क्या कहा? नकार की, टू की, डू की, इनकी सबकी क्या होती है? धातु के आदि में स्थित होंगे तो इत संज्ञा होती है, तो टू की संज्ञा हो जाएगी इससे, क्यों जी? जी। और आपके ये दकारोत्तरवर्ती इकार की संज्ञा किससे होगी टू नदी में? इकार की उपदेश संज्ञा कौन करेगा? है इकार की महोदय उपदेश जो नासिक करेगा ना, क्योंकि अनुनासिक है। हाँ, ऐसी या टुक्रिया में यकार की संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से, अंतिम हल है क्योंकि यकार, से और डू की आदृंगी टुडवा से। बचेगा क्या आपके पास? क्री बचेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चारों सूत्र समझ में आए आपको? चारों पांचों बोलो हाँ जी की ना। महोदय। आगे चले। जी अग्रिम सूत्र है पंडित जी शह प्रत्यय से। क्या है? सह प्रत्ययस्य। प्रत्ययस्य, ये क्या कहता है? देखिए, कह रहे प्रत्यय से आदे है, प्रत्यय के आदि में स्थित, प्रत्यय की बात कही इसने, धातु नहीं कही, याद रखना। है ना, जो ऊपर वाले सूत्र थे यहां तक वे सब किस में कार्य करेंगे? ऊपर वाले धातु में कार्य करेंगे, है ना। और ये वाली किस में करेंगे? आपके प्रत्यय में, है नीचे जो बताया। हाँ, तो किसकी पंडित जी? शकार की। जी। श की क्या होती है? इति संज्ञा। तित संज्ञा होती है, ठीक है पंडित। बात समझ में आ गई, है ना। जैसे आपके कोई भी प्रत्यय ले लीजिए आप मूर्धन्य शकार वाले, जैसे शाकन है ना, शुवन है, ठीक, स्ठीवु है, सबके शकार की संज्ञा कौन करेगा इन सबके? सह प्रत्ययस्य। सह प्रत्यय ठीक से, है ना। क्योंकि इसमें हाँ, ठीक, याद रखिएगा ना। ठीक। आगे चले। आगे सूत्र है चुटु। कौन है? चुटु महोदय। टू
चलो, ये क्या कहता है पंडित जी? प्रत्यय के वही प्रत्यय के आदि में स्थित स्थित किसकी? चू यानी चवर्ग, टू यानी टवर्ग चवर्ग की क्या होती है? एक संज्ञा होती है। ठीक है, टू में दीर्घ रहे। हाँ चल ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे आपका सबसे फेमस है जस, आप लाते हैं ना जब सु और जस, जस में क्या करते हैं? जकार की संज्ञा किससे करते हैं? चवर्ग में आता नहीं आता? प्रत्यय क्या प्रत्यय है जस, सु और जस में जस प्रत्यय है, और प्रत्यय क्या आदि में भी है जकार, तो उसकी क्या कर देंगे? जकार की संज्ञा कर देंगे ना। ठीक है, चलिए आगे। अगला सूत्र क्या है पंडित जी? लशक व तद्धित। एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। ना विभक्त तो इसमा में भी जो विभक्ति है वो भी तो सुप प्रत्यय ही है ना? सुप है ऊपर बोला था विभक्ति में स्थित वर्ग और सा वर्ग की इस संज्ञा नहीं होगी, सुप की है। हाँ, तो तो वो भी प्रत्यय वाला वो प्रत्यय, प्रत्यय प्रत्यय, हाँ जी। और अरे यहाँ धातु पे थोड़ी जो ना भी विभक्ति बड़ा होता है, प्रत्यय के आदि में धातु थोड़ी ना विभक्ति होता है, जी विभक्ति तो प्रत्यय होता है ना। जी जी। चलो आगे क्या है? लशक व तद्धित। वही प्रत्यय के आदि में स्थित आदि में स्थित किस किस की पंडित जी? लकार, शकार और कवर्ग की क्या होती है? इत संज्ञा। होती है, कभी होती है पंडित जी? लेकिन क्या बोले? बोले अतद्धिते। हाँ, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय का ना हो तो, है ना, को छोड़कर, है ना, समझ में आ जाएगा ना। तद्धित प्रत्यय का से संबंधित यदि लश ल श या कवर्ग है कोई, तो उसकी नहीं करेंगे, बाकी करेंगे। ठीक है ना, तद्धित को छोड़ के। बात समझ में आ गई जी महाराज। सबको? अब देखिए, अब इन सब का फल क्या है? आपने संज्ञा करने वाले तो सूत्र इतने पढ़ लिए, अब इन सब का फल क्या है पंडित? इन सब का फल क्या है? हैं? तो एक ही फल है, कौन? तस्य लोप तस्य लोपः। तस्य लोपः। बोले जिस किसी की भी संज्ञा हुई है उसका क्या हो जाए? लोप उसका लोप संज्ञा हो जाए, उसको लोप हो जाए, है ना। लोप का मतलब तो अपदर्शन को ही लोप कहा जाता है। अदर्शन मतलब उच्चारण भाव, उसका उच्चारण नहीं करना है, यही तो लोप है। क्यों पंडित जी? जी महोदय। ठीक है, तो ये समझ में आए सबको? अब देखिए, अब आप ये तैयार करिएगा, एकदम अच्छे से तैयार होने चाहिए सबको। संज्ञा वाले सूत्र है ना, तैयार होंगे तो बहुत काम आएंगे आगे, सब जगह काम यही आएंगे, संज्ञा वाले ही काम आएंगे आगे सब जगह। तो हाँ, नहीं काम आएंगे सब जगह, वही होती है संज्ञा ही होती है, तब आप काम करते हैं आगे। क्यों जी? अरे कोई फल लेते हैं, अभी आम का सीजन चल रहा है, तो आम आप खाते हैं तो कैसे खाते हैं? उसको ऐसा खा जाते हैं डायरेक्ट लाके मार्केट से? क्या करते हैं? उसको छिलका हटाते हैं उसका, गुठली अलग निकालते हैं, ऊपर वाला अलग हटाते हैं, अंदर वाला अलग हटाते हैं, बीच वाला जो आइटम है उसको खाते हैं। ऐसे हम इसके साथ भी करेंगे। धातु है ही हमारे पास में, धातु में से आगे का जो अनयूजुअल पार्ट है उसको हटाएंगे, पीछे का हटाएंगे, बीच में से जो हिस्सा है हमारा उसका खाएंगे।
है, उसका प्रयोग करेंगे, नहीं जी करते हैं ना जी ऐसा। सर। तो ऐसा ही यहाँ भी होगा, संज्ञा करने वाले सूत्रों से उसको एकदम परिमार्जित करके फिर उसका प्रयोग किया जाएगा, नहीं ठीक है पंडित जी। जी जी अब ये बात तो हो गई हमारी आपकी, है ना। अब बात आती है हमारी, जैसे आपने जो प्रत्यय पढ़े, जैसे कोई भी धातु लेंगे आप, कोई भी धातु से, मैंने कहा था आपसे कि खल कपोतन न्याय से धातु के साथ सीधे 18 प्रत्यय आते हैं आपके। जैसे ही आपने धातु लिया कोई भी, है कोई भी धातु आपने लिया, जैसे भू धातु ले लिया आपने, अब जैसे ही आप भू धातु लेके आए पंडित जी, तो भू धातु से तुरंत क्या आ गया आपके, सीधे के सीधे 18 प्रत्यय आ गए। वर्तमान अर्थ में आपने लट लकार लाया, वर्तमान अर्थ में क्या लाया, लट लकार, वर्तमान लट से लट लकार लाया, है ना। लस्य स्थाने, अब वो जो सूत्र है आपका लस्य स्थान इत्यादि आदेश, लस्य अधिकार सूत्र है, उससे और तिप्त इत्यादि से क्या हो जाएगा आपके, जैसे लट के स्थान पे 18 तिबादी आदेश, 18 आदेश होंगे एक साथ। अब उन 18 में आत्मनेपदी और परस्मैपदी का आप विधान कर लेंगे, है ना। बोले तंगान आत्मनेपदम, तंग जो है वो आत्मनेपदी हो जाएंगे, और शेषात कर्तरी परस्मैपदम से शेष आपके वो हो जाएंगे, परस्मैपदी हो जाएंगे, शेष परस्मैपदी हो जाएंगे। तो हमें क्या जरूरत है, जरूरत है यदि आपको आत्मनेपद की है तो आप आत्मनेपद वाले 9 लेंगे, और यदि आपको परस्मैपद की आवश्यकता है तो आप परस्मैपद वाले 9 लेंगे, है ना। आपने ले लिए परस्मैपद वाले 9, तदपि अभी तो एक धातु से 9 प्रत्यय, ऐसा थोड़ी ना होता है कि धातु एक और प्रत्यय 9 है, एक धातु से एक ही प्रत्यय आता है ना पंडित जी, 2 भी नहीं आते हमारे यहाँ तो, 9 तो बहुत बड़ी बात है? तो बोले उसको फिर कैसे कम करेंगे आप, इसकी भी तो कोई प्रक्रिया होगी ना, हमारे यहाँ तो सारी प्रक्रिया है पंडित, है क्यों जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है माधे। जी भैया आ रही है। तो इसकी भी तो कोई प्रक्रिया होगी ना बाबू, है क्या प्रक्रिया है इसकी, कोई तो प्रक्रिया होगी 9 को भी कम करने की। जैसे 18 में से आपने 9 कर लिए, आधे हटा दिए, जस्ट एक कम है, वो आत्मनेपद का विधान करके आपने 9 कम कर दिए। ऐसे यहाँ पे भी तो बाकी 8 को हटाने की कोई प्रक्रिया होगी, कोई तरीका होगा? बोले हाँ है ना, उनको हटाने का क्या तरीका है बतलाते हैं, रुको पेशेंस रखो। तो यहाँ तक तो देख लिए थे ना आप? जी तो बोले जो आपने वो 9 के अलग अलग 2 भाग बना लिए ना, 9 के, उनमें से कह रहे तिंग त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा, जो आपने तिंग बनाए हैं, है ना, तिंग जो 3 भाग बनाए हैं तिंग के, त्रीणी त्रीणी, उनमें से एक त्रिक जो है वो प्रथम पुरुष को पुरुष का द्योतक होगा, दूसरा मध्यम पुरुष का, और तीसरा उत्तम पुरुष का द्योतक होगा, है ना। पहला त्रिक किसका द्योतक होगा पंडित जी? प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष का। प्रथम पुरुष का द्योतक होगा। दूसरा त्रिक किसका द्योतक होगा? मध्यम पुरुष का। मध्यम पुरुष। और तीसरा त्रिक किसका द्योतक होगा पंडित जी? उत्तम पुरुष का। ऐसे ही आपको उसमें भी जानना है आत्मनेपद में, ठीक है ना। वही कह रहे तिंग अस्ति उभयो हो पदयो हो, उभयो पदयो मतलब आत्मनेपद और परस्मैपद, है ना। कि जो त्रिक त्रिक है, त्रिक मतलब ये तिप्तस जी सिप्तस में एक त्रिक, दूसरा त्रिक और तीसरा त्रिक, है ना। 3 त्रिक, तीनों के समूह को त्रिक कह रहे हैं यहाँ पे। तो इनके जो त्रिक हैं वो किसको द्योतित करने वाले होंगे पंडित जी? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को द्योतित करने वाले होंगे। बात समझ में आ गई है? बोले अभी भी 3 रह गए, एक धातु से 3 प्रत्यय आए अभी भी, तो अभी कहाँ एक रह गया है? अभी एक धातु से 3 प्रत्यय कैसे कर सकते हैं? अभी भी तो यदि हमें करना होगा तो तिप्तस जी एक साथ आएंगे। बोले उसका भी सॉल्यूशन है क्या? तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः। बोले आपने जो त्रिक बनाए हैं लब्ध प्रथमादि संज्ञानी, जिनकी प्रथमादि संज्ञाएं हो चुकी हैं, जिनकी प्रथमादि संज्ञाएं लब्ध हैं अर्थात प्राप्त होती हैं, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष करके, है ना, उन त्रिकों को क्या कर दो? बोले तिंग त्रीणी त्रीणी, उनके त्रिकों को क्या कर दें आप? प्रत्येक को एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानी स्यु। बोले पहले त्रिक की एक वचन संज्ञा, दूसरे त्रिक की द्विवचन संज्ञा, और तीसरे त्रिक की बहुवचन संज्ञा।
बात समझ में आ गई है? जी सर। जब एकत्व, हाँ, जब आपको एकत्व की विवक्षा होगी तो आप तिप का प्रयोग करेंगे, जब द्वित्व की विवक्षा होगी तस् का प्रयोग करेंगे, जब बहुत्व की विवक्षा होगी तो जी का प्रयोग करेंगे ना ऐसा। तो अब तो एक एक ही प्राप्त होगा। बोले अच्छा एक बात नहीं बताई पंडित जी आपने ये तो बता दिया कि ये जो है क्या बोलते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा तो करा दिया आपने, लेकिन कब प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है, कब मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है, कब उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है, ये तो आपने बताया ही नहीं अभी है। बताया अभी क्या? क्यों जी? नहीं सर। नहीं बताया। बोले कब करना है उसका प्रयोग, तो बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। बोले यदि युष्मद शब्द उपपद में है तो, है ना, युष्मद यदि उपपद, उपपद मतलब समीप में, उपपद का मतलब समीप होगा, जहां भी आए व्याकरण में उपपद का मतलब समीप याद रखिएगा, कारक में बहुत आएगा है। तो युष्मद शब्द उपपद में है और समानाधिकरण द्योतित होता है, तो अब कौन उसका प्रयोग करेंगे, कौन प्रत्यय के त्रिक का प्रयोग करेंगे? बोले मध्यम, मध्यम पुरुष के उसका प्रयोग करेंगे, प्रत्यय त्रिक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वही कह रहे जी। युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यम स्यात्, मध्यम पुरुष का प्रयोग युष्मद्युपपदे होता है। ठीक है, और बोले उत्तम पुरुष का, बोले अस्मद्युत्तम, युष्मद में मध्यम पुरुष का तो अस्मद में उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है पंडित जी, है ना, उत्तम पुरुष के त्रिक का प्रयोग होता है। बोले और बाकी जो बचा उसमें, बोले शेषे प्रथम, मध्यम और उत्तम से अतिरिक्त जो भी बचा संसार में, वो सब के लिए किसका प्रयोग होता है पंडित? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, अर्थात तिप तस जी का प्रयोग होता है। ठीक है ना, जी बात समझ में आ गई? जी सबको सर। क्लियर हुई बात पंडित है? इतनी बात सबको क्लियर हो गई अब ये? जी सर। जी माता। कोई ऐसा विद्वान जिसको समझ में न आई हो? है जी? आगे महोदय। आगे चलो। हाँ, अब एक चीज याद करके कल आपको आना है, ये आप नोट कर लीजिए ना। जिन्हें याद है वो बोल सकते हैं। तीतः अन्ति सीतः था आमि आवाम है आनि मी वस क्षमता महोदय मी वह ठीक है पंडित जी, जी। कल तो ये याद होना चाहिए सबको संक्षिप्त रूप में, है ना, और सरल है, याद हो जाएंगे, ऐसा कोई कठिन नहीं है। ठीक है, एक दो चार बार बोलेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, जी महोदय। है ना, क्योंकि सूत्र पर्याप्त हो गए, अब आगे भी सूत्र का ही काम है, अभी 2-3 तो सूत्रों का ही काम है, अब इससे ज्यादा करेंगे तो दिक्कत होगी है। अभी तो कितने सूत्र पढ़ लिए आपने आज में? 8-9 तो यही सूत्र हो गए, उधर में 4-5 उधर हो गए, मतलब 15 के आसपास सूत्र हो गए आपके आज में, है ना। तो तैयार भी तो करना होगा ना, उसको याद भी करके आना है। ठीक है, जी। ये बात हो गई। चलो एक चीज और बताना है थोड़ा सा, ये तो हो ही गया, उसके बाद में बताना मुझे आपको गण विकरण की बात है ना। सबके 10 गण है ना, तो जी। प्रत्येक गण का अलग अलग विकरण होता है, समझे? जी महोदय। देखिए सबसे पहले आता है आपका आजादी गण, भवादी है। सामान्य रूप से तो आप ये याद रखिए
ये सभी जो 10 गण है, 10 गण हम लोग कल पढ़े थे ना, 10 गणों से आपका, जैसे आपके सभी प्रत्ययों को हम लोग क्या करते हैं, सभी की परस्मैपद संज्ञा करते हैं ना, उसके बाद में फिर उनको आत्मनेपदी और परस्मैपदी दो भागों में बांटते हैं, फिर उसके बाद में उनकी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा करते हैं, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करते हैं, है ना, ऐसा करते हैं ना डिवाइडेशन। ऐसे ही सबसे पहले सारे प्रत्यय जितने भी मतलब गण हैं आपके, उन सब गणों का विकर्ण शप है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सभी गणों का विकर्ण क्या है? शप है। अब जब कोई और विशेष उनको कहा जाएगा, जैसे जोहत्यादि गण है, जोहत्यादिभ्यः श्लू सूत्र है ना, जोहत्यादि गण में पठित शब्दों से कौन विकर्ण करता है? वो श्लू विकर्ण करता है, तो शप के स्थान पे ही श्लू होगा वो। ठीक है, बात समझ में आ गई? मुख्य रूप से शप था, शप के स्थान पे ही श्लू हो जाएगा, सबको ही श्लू हो जाता है। ठीक है ना, और जहां कोई नहीं कहा गया है उन गणों में फिर शप ही रहेगा पंडित जी, उनमें तो कुछ होना ही नहीं। फिर जहां स्पेसिफिक कहा गया है वहां पे वो अलग अलग विकर्ण हो जाते हैं, अन्यथा वही रहता है ना। अब कब गण विकर्ण लगाना है, कब नहीं लगाना है, ये चर्चा हम लोग कल करेंगे। अभी आप लोग एक बार देख लीजिए कौन कौन उससे कौन कौन विकर्ण होता है, कौन कौन गण की धातुओं से। ठीक है, तो अदादि गण का विकर्ण क्या है? बोले अदाह प्रभृतिभ्यः शप। अदादि गण की धातुओं से कौन विकर्ण लगता है पंडित जी? शप विकरण। शप विकर्ण, है ना, और शप का लुक हो जाता है बाद में, है ना, कर्तरी शप से, है ना, कर्तरी शप से शप हुआ और शप का अदय प्रवृत्ति शप से लुक हो जाता है। ठीक है ना, बचता कुछ नहीं है उसमें। ठीक है जी, है ना। ज्योत्यादि गण आता है, ज्योत्यादिभ्यः श्लू। ज्योत्यादि गण पठित शब्दों से कौन प्रत्यय होता है, कौन विकरण होता है पंडित जी? श्लू विकरण होता है। ठीक है ना, है ना, तो श्लू भी क्या है? अभी श्लू भी क्या है? श्लू भी क्या है? श्लू भी ये लोप की, जैसे आप पढ़ते हैं ना, लुक श्लू लुपा, चाहे लुक आ जाए, लेकिन वो कहीं पे, चाहे तो लुक श्लू आ जाए, लुक आ जाए, लोप आ जाए, ये सब क्या है? लोप की ही संज्ञाएं हैं सारी। ठीक है, तो श्लू भी हो रहा है, तो श्लू का मतलब भी क्या है? लोप ही है, कुछ बचता नहीं वहां पे भी, सबका लोप ही होता है। ठीक है, आगे आता है दिवादिगण, दिवादिभ्यः श्यन्। दिवादिगण की धातुओं से कौन विकर्ण होता है आपका? श्यन् विकर्ण होता है। ठीक है, ठीक है पंडित जी। जी सर। हाँ, उसके बाद एक सूत्र आता है पंडित जी, वा भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु त्रसी त्रुटि लशः। ये दिख रहा होगा आपको सूत्र, है ना। ये क्या कहता है सूत्र? ये कह रहा है कि जो आपकी भ्राश धातु है, भ्लाश है, भ्रमु है, क्रमु है, क्लमु है, त्रसी है, त्रुटि है, लश है, इनसे क्या होता है? वैकल्पिक कौन प्रत्यय होता है? ये शन है ना दिवादिगण का, यही शन विकल्प से होता है, इनसे पक्ष में होता है, पक्ष में नहीं होता। ठीक है जी, ऐसे ही आपकी यशोन उपसर्गात, है ना, उपसर्ग अनुपसर्गात मतलब उपसर्ग से रहित यस धातु है, उस यस धातु से विकल्प से शन होता है, पक्ष में होगा और पक्ष में नहीं होगा। जैसे यस धातु है आपकी, यस धातु से शन आप वो लाए, वर्तमान अर्थ में लट लगा, एक वचन प्रत्यय तिप लाए, है ना, तिप के प्रकार की हलंत्यम से संज्ञा कर दी आपने, बचा कि आपके पास में यस और ती, तो गण विकर्ण बीच में आ जाएगा। कौन से गण की धातु है ये? दिवादिगण की। दिवादिगण का विकर्ण क्या? श्यन। प्रकृत सूत्र क्या? यशोनुपसर्गात, नित्य श्यन हो रहा था, प्रकृत सूत्र ने क्या कह दिया कि यदि आपकी उपसर्ग रहित यश धातु है, तो उपसर्ग तो है नहीं धातु से पूर्व में, उपसर्ग रहित है यश धातु, तो आप क्या कर देंगे उससे पंडित जी? वैकल्पिक श्यन कर देंगे उससे। तो वैकल्पिक श्यन मतलब एक बार होगा तो श्यन, और नहीं होगा तो आपका वो शब्द तो होता ही है, सबसे शप होगा तो आ बचेगा शब्द का, तो यह सती बनेगा, और नहीं तो यह स्थिति बनेगा। ठीक है पंडित, है ना। ऐसी सम यश आया, बोले सम उपसर्ग पूर्व वाली यदि यश धातु है तो उसको विकल्प से शयन होता है पंडित जी, है ना। तो जब सम यश ऐसा धातु होगा आपका तो शयन करेंगे तो सम यशस्यति बनेगा, और नहीं तो सम यशति बनेगा। ठीक है, जब शप होगा तो। बात समझ में आ गई? आगे आता है स्वादिगण, स्वादिभ्यः श्नु, है ना। स्वादिगण की धातुओं से कौन प्रत्यय होता है? श्नु विकर्ण, श्नु विकर्ण होता है ना। कौन विकर्ण होता है? श्नु विकर्ण बोलते हैं इनको, है ना, श्नु विकर्ण होता है। ठीक है, बात समझ आ गई? जी सर। तो दादीगण की धातु आती है, तो दादीगण की धातुओं से कौन? तो दादिभ्यः शः, श विकर्ण होता है। ठीक है,
सबके स्थान पे। रुदादिगण की धातुएं हैं, रुदादिगण की धातुओं से कौन विकरण होता है पंडित? शनम विकरण होता है। तनादिगण की धातुएं हैं, तनादिगण की धातुओं से कौन विकरण होता है? तनादिकृभ्या ऊ विकरण होता है, ठीक है ना, तभी अर्थनोति बना पाते हैं। है क्रियादिगण की धातु आई, क्रियादिगण की धातुओं से कौन विकरण होता है पंडित? स्ना विकरण होता है ना, क्रियादिभ्या स्ना, ठीक है। अब आया भवादिगण, भवादि और चुरादि, तो इनसे कोई विकरण स्पेसिफिक कहा नहीं गया, तो इनसे कौन विकरण होगा? फिर शप ही होगा, चुरादि से और भवादि से शप हो जाता है, ठीक है पंडित जी, बात समझ में आ गई सबको? जी सर। तो ये तो हमने गण विकरण की चर्चा जान ली, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मुझे थोड़ा ब्लर में दिख रहा है। ब्लर है सर। वेट मैं लिख डाल देता हूँ, तब मेरे साइड अच्छा दिख रहा है। तो अभी समझ में आया सबको, ये ना? जी। चलिए, अभी आप लोग तैयार करके आएंगे तो कल देखिए भी 4-5 दिन में बहुत आनंद आने लगेगा इस प्रश्न में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आनंद आने लग जाएगा। जहां आप एक झटके में सारे धातु बनाने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।